वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टू डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि हम इस साल के सिलेबस में रीड करने वाले हैं। सबसे पहली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज़ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली दो थ्योरीज़ की स्टडी होगी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, CFT जिसे हम बोल देते हैं, और इसे हम बोल देते हैं VBT इन शॉर्ट, इसे हम बोलते हैं CFT। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्ड्स कैसे बनते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री कैसी होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के सभी पार्ट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ आपको इस यूनिट और बाकी सभी यूनिट्स के बारे में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें क्या बताया कि जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा या फिर आयन होगा, वो अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना देगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या क्या एक्सप्लेन होने वाला है कि जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें जो भी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साथ लिगेंड्स जो हैं वो सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेते हैं, जिसके साथ कि उसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री बनती है और उनमें बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो हम इसी को अब यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड्स कैन यूज देयर यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, कैन यूज देयर n-1d ऑर्बिटल्स with ns ऑर्बिटल्स with np ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमने वहां पर जो d ऑर्बिटल यूज किए हैं वो हमने यहां पर इनर d ऑर्बिटल्स यूज किए हैं। मतलब हम क्या लिखेंगे, इनर d ऑर्बिटल्स। ठीक है, और या फिर ns np एंड nd मीन्स दैट के आउटर d ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो जब लिगेंड्स अटैच होंगे किसी भी मेटल एटम और आयन के साथ, तो क्या होगा कि वो अपने ये वाले ऑर्बिटल्स या फिर ये वाले ऑर्बिटल्स ही, यानी कि इनर डी ऑर्बिटल्स या फिर आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज कर उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवा देगा। ठीक है, यूज देयर दीज ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इनकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो क्या होता है, उससे एक न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बन जाता है। ठीक है, तो ये सभी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज होकर एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, एंड दीज ऑर्बिटल्स गिव द डेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हमें एक डेफिनेट ज्योमेट्री भी यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो नाउ जब ये ऑर्बिटल्स हमारे फॉर्म हो चुके हैं, अब इन ऑर्बिटल्स के साथ जो हमारे लिगेंड्स हैं वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एरोस के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपको पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है। एक बार हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो भी था उसने अपने ये सभी ऑर्बिटल्स को यूज़ किया, या फिर ये वाले ऑर्बिटल्स, दोनों में से एक सेट ऑर्बिटल्स का वो यूज़ करेगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि वो सभी इंटरमिक्स हो जाते हैं। ये सभी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होकर उतने ही सेम, मतलब अगर 6 यूज हुए हैं तो 6 ही न्यू बनेंगे, एक न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। उन ऑर्बिटल्स के साथ हमारे लिगेंड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेते हैं बाय यूजिंग देयर फील्ड ये ऑर्बिटल्स। तो यहाँ से क्या बनती है, उसकी ज्योमेट्री, और उनमें बॉन्ड्स बन जाते हैं।
तो अब आप लोगों को क्या यहाँ पर याद रखना है अलोंग विद दिस वन कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पर कौन सी ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास स्टेट बनती है sp3। ठीक है, तो sp3 जब होगी तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक ऑर्बिटल ये है, 3 है p, टोटल कितने हो गए 4, तो टोटल है 4 ऑर्बिटल्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3। तो इसमें ज्योमेट्री क्या बनेगी उस कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहेड्रल। याद रखना है, इसी पर बेस्ड होगा हमारा सब कुछ। अगर हुई हाइब्रिडाइजेशन dsp2, ठीक है, तो एक हमारा इनर d ऑर्बिटल विद sp2, तो फिर से 4 हैं, एक d एक s और 2 p, इसमें होगी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेन। तो यहां से हमें जानकारी मिलती है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और फिर यहां पर केस आता है जब होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि 6 लिगेंड्स अटैच होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर बनती है हाइब्रिडाइजेशन आइदर sp3d2, ठीक है, यानी कि आउटर d ऑर्बिटल्स यूज हो जाएं sp3d2, तो उस केस में हमारे पास ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही बनेगी, और आइदर हमारे इनर यूज हो जाएं, अगर यहां पर इनर d ऑर्बिटल्स यूज हो जाएं d2sp3, तो भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही बनेगी। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारी ज्योमेट्री सेम रहने वाली है, ऑक्टाहेड्रल, अगर होगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, यहां पर यूज हुए हैं हमारे पास आउटर d ऑर्बिटल्स और यहां पर यूज हैं हमारे पास इनर d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब इन पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स, यानी कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर जो आया होगा कंपाउंड का, एक्सपेरिमेंटली जो आया होगा, उसको यूज किया है अलोंग विद दिस थ्योरी। तो उसने जो बॉन्डिंग को, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया है, तो इसमें हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को यूज करना पड़ा, तो ही हमें किसी भी कंपाउंड की अच्छे से ज्योमेट्री के बारे में जानकारी मिली है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्लस मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हमारे पास होगा, तो हम किसी भी एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी। तो यहाँ पर आउटर डी ऑर्बिटल्स होंगे या फिर इनर डी ऑर्बिटल्स होंगे, वो अब हम आगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देखते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहली एग्जाम्पल दिस वन। तो इसका हमें मैग्नेटिक बिहेवियर साथ में ही गिवन है, तो हमें इसकी ज्योमेट्री और इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर क्या काम होगा, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ठीक है, तो वो आपको अब खुद सोल्व करनी है, आपने पिछली वीडियोस में इसे सीखा होगा। तो यहाँ पर बनेगी x प्लस अमोनिया की होती है 0, 6 × 0 इज इक्वल टू, ऊपर कितना चार्ज है +3, तो ये बन गई x की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर भी आप लोगों को खुद याद रखना होगा, दैट इज द 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है, 27 होता है। तो पहले मैं बनाता हूँ कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे बहुत ही काम आने वाली है। ओके, तो आर्गन तक आ गए 18 इलेक्ट्रॉन, टोटल हमें यहाँ तक जाना है, तो 4s2 20 हो गए, तो डी में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पर जो आयन बनने वाला है वो क्या है, कोबाल्ट का 3 पॉजिटिव आयन, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। तो हमें कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोल्व करनी है। तो आर्गन के पास है 18 इलेक्ट्रॉन्स, वो तो ऐसे ही रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में से आयंस बनाने हैं, तो पहले ये दोनों बाहर जाएंगे, ये दोनों चले गए, हमें कितने रिमूव करने हैं 3, एक यहाँ से जाएगा, सो दिस बिकम्स द 3d6। ठीक है, तो ये है अब हमारे पास जिसमें कि हमें हाइब्रिडाइजेशन करनी है। ये हमारा सेंटर मेटल आयन है। अब हमें इसकी ग्राउंड स्टेट और जब उसके साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं तो हमें वो सब कुछ यहाँ पर बनाकर देखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एक एग्जाम्पल को अच्छे से देख लिया तो बाकी सभी आपकी खुद ब खुद सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा
डी ऑर्बिटल्स हम यहाँ पर बना रहे हैं, एक बॉक्स और बना लेते हैं। सो दिस इज द 3D। 3D के बाद क्या यूज़ होता है, 4s। 4s है अभी उसके पास फोर्थ शेल, ठीक है, और यहाँ पर है 4p, ठीक है, उसका फोर्थ शेल स्टार्ट हुआ था इसलिए हमने उसको भी बनाया साथ में। अब D में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब ये हो गए D के 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको यहाँ पर ध्यान से क्या देखना है कि वैसे तो यहाँ पर आगे 4D भी होता है, ठीक है, वैसे यहाँ पर आगे 4D, तो क्योंकि अगर हमारा फोर्थ शेल यूज़ हो रहा है तो उसमें D ऑर्बिटल्स भी तो हो गए ही। अब हमें क्या देखना है कि अगर ये है कम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो, ठीक है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो। अगर हम sp3 और आगे के d ऑर्बिटल, मतलब अगर हम आउटर d ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं, अगर मैं इन दोनों को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। एक तो बन सकता है sp3d2 और आइदर बन सकता है d2sp3, यही 2 केस है, ठीक है ना, हमने अभी अभी रीड किए हैं। तो हमें 2 d ऑर्बिटल्स यूज़ करने हैं, तो आइदर ये वाले हो सकते हैं और आइदर ये वाले हो सकते हैं। अगर है डायमैग्नेटिक तो आपको इनर d ऑर्बिटल्स यूज़ करने हैं, हमेशा याद रख लीजिए। अगर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है तो हमें इनर d ऑर्बिटल करने हैं, तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या यहाँ पर करवा देंगे, पेयरिंग करवा देंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, चाहे आप इसे बनाएं ही ना, जब आपने यहाँ से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब जब इसके साथ लिगेंड्स जुड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से अब इसको आप लोगों ने समझना है, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी हमारे सेंट्रल मेटल आयन की, वो क्या रहेगी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे 5d ऑर्बिटल्स थे, यहाँ पर तो 2 ऑलरेडी थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 हो गए और यहाँ पर भी 2 हो गए, और ये दोनों एम्प्टी हो गए, ये दोनों एम्प्टी हो गए, और साथ में s है एक और साथ में है p, ठीक है। सो दिस इज दिस वन। अब देखिए, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये दोनों और यहाँ से sp3 ये सभी हमारे यूज़ हो जाएंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, d2sp3, सो दीज आर द इनर ऑर्बिटल्स, तो ये बन जाएगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बिल्कुल इजी काम है। अब देखिए, एक अमोनिया यहाँ पर जुड़ेगा, तो जब अमोनिया जुड़ेगा तो मैं उसको ऐसे देख देता हूँ, क्योंकि वो बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया के पास से ही आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया अपने यहाँ पर डोनेट करेगा। तो यहाँ पर क्या जुड़े हैं, 6 अमोनिया, ठीक है। तो 6 अमोनिया ने 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स में अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए। कौन से ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, d2sp3, तो यहाँ से ज्योमेट्री क्या बनेगी, मॉलिक्यूल की ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। वो तो अगर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया 6 तो ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल होगी, एंड देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। तो ऐसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री देखते हैं विद यूजिंग द मैग्नेटिक बिहेवियर। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी है। फिर आपको ये चेक करना है कि अगर है डायमैग्नेटिक तो इलेक्ट्रॉन्स को हमें करवा देना है यहाँ पर पेयर अप। अगर होगा हमारा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक तो हमें इसे ऐसे ही छोड़कर तो आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ करने हैं। तो जो भी हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ काफ़ी लो हो जाती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इन्हें क्या बोला जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। या फिर इनका एक और नाम है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जिनकी स्पिन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हुए होते हैं, पेयर अप हुए होते हैं। तो ये इनके 2 नाम और हैं जो आप लोगों को साथ में ही याद रखने हैं। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे। इसकी अगली यहाँ पर एग्जांपल होगी COF6। COF6 चार्ज है यहाँ पर 3 नेगेटिव। तो ये हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक, ठीक है।
तो अब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अगर है पैरामैग्नेटिक तो हमें आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज़ करने हैं। तो फिर से अगर आप यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करेंगे तो वो आपकी +3 ही आने वाली है। तो मैं सीधा ही अब यहाँ पर CO3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ, जो हमने पिछली यहाँ पर एग्जाम्पल में सोल्व की है, सेम टू सेम बन जाएगी। ठीक है, सो नो नीड टू रिपीट दिस। सो यहाँ पर आ गया आर्गन, फिर आ गए हमारे D3D, फिर आ गया हमारा 4s, फिर आ गया हमारा 4p और फिर आ गया हमारा 4d। तो इस बार मैंने 4d को भी यहाँ पर साफ साफ बनाया है क्योंकि हमें आइडिया है कि 4d यूज़ हो सकता है। ठीक है, ओके। नाउ इलेक्ट्रॉन्स पहले आपको प्लेस करने हैं जैसे कि हमने पिछले सम में किया था। तो ये आ जाएंगे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले। अब यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये कम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक। तो 1 2 3 4 एंड 5 6, तो यहाँ तक हमारे जो हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन जाएंगे ईजिली। तो ये जब हमारा बनेगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, तो इसमें क्या आएगा, आर्गन तो ऐसे ही ये तो आएगा, तो डी वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रहेंगे। मींस यहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और बाकी इन सभी में बन जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो इन सभी में हमारे बन जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, एक यहाँ पर 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन गई, sp3d2, क्योंकि बाहर वाले आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज हैं। सो दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही, तो इसे हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए। तो स्पिन वर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ किया जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके बाद अब हम एग्जांपल्स करते हैं जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज हमारी बन सकती हैं। तो अब है हमारे पास एग्जाम्पल विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है यहाँ पर Ni के साथ जुड़े हैं Cl4 विद 2 नेगेटिव चार्ज एंड इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि दिस कम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक। तो हम इसे बनाते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएं, पहले आर्गन के तक आ गए 18, फिर 4s2 देन 3d8। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगी। अब हमें यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करेंगे तो वो आपकी 2 पॉजिटिव आ जाएगी। तो प्लीज़ उसके लिए आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक नहीं सोल्व करनी आती। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और डी में बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे। ठीक है, ये बन गए 3d, ये बन गया 4s एंड दिस इज द 4p। ठीक है, 3d 4s एंड 4p। अब देखिए यहाँ पर हमें रखने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास यहाँ पर अनपेयर्ड। अब देखिए हमारा कम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक, तो हम इन्हें अनपेयर्ड ही रहने देंगे यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल भी हम इनकी पेयरिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। तो मतलब हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें 4 ऑर्बिटल्स चाहिए वो यही यूज़ होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट जब इसके साथ जुड़ेंगे Cl4, ऊपर आएगा चार्ज 2 नेगेटिव, तो वो कैसा बनेगा कम्प्लेक्स, ये सभी ऐसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो D वाले इलेक्ट्रॉन्स थे ये सभी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 4s के हैं और ये जो 4p के हैं। ठीक है, तो इनमें जुड़ेंगे हमारे लिगेंड्स, तो ये चारों जुड़ गए हमारे इन हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन सी बनेगी, sp3। sp3, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है, देन देयर इज ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, देन दिस इज ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यही बात इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा एंड इट इज़ द पैरामैग्नेटिक आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से लिगेंड्स जुड़ेंगे, Cl नेगेटिव जुड़ेंगे, 4 Cl नेगेटिव।
ठीक है। और इसी में अगर हम ये वाली एग्जांपल करें NiCN4 विद चार्ज 2 नेगेटिव, तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि दिस इज़ द डायमैग्नेटिक। तो ये अब आप लोगों को खुद करनी है, प्लीज़ इसे खुद कर देखें, सेम टू सेम है। सिर्फ हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ कर देना है पेयर अप। तो यहाँ से एक d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी, DsP2। तो DsP2 होगी तो स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द वेरी वेरी इजी वन। तो ये अब आप लोगों को खुद करनी है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल तो ये हमारी हो जाएंगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 की एग्जांपल सोल्व की हैं। इसमें जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो ये है कि हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से साथ में यूज़ करनी पड़ती हैं, तो ही हम इसकी ज्योमेट्री बना सकते हैं। इसके अलावा भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो आप लोगों को ध्यान से यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है, तो उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि वीबीटी थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। वो डिटेल्ड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देती, वो तो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक बिहेवियर को यूज़ करती है। देन इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो इनके स्पेक्ट्रम बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी इन्होंने बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन की। It does not explain the thermodynamic and the kinetic stabilities of the different compounds. Thermodynamically and किसी रिएक्शन में उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, kinetic stabilities वो दोनों ही इसने नहीं एक्सप्लेन की हैं। Does not make exact prediction of the tetrahedral or the square planar structures. इसने square planar है या फिर tetrahedral है उसके बारे में हमें डिटेल में नहीं जानकारी दी, क्योंकि हमें साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज़ द इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग के यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक बिहेवियर जो वो चेंज होता है। ये सभी कुछ यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में और भी जो हमारी डिटेल में जानकारी देने वाली बॉन्डिंग की थ्योरी होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो हम हमारी अगली वीडियो में CFT थ्योरी रीड करेंगे। वो हमें इन सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर देगी और जिसमें हमें कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी साथ में नहीं यूज़ करना पड़ेगा और वो कम्प्लीटली हमें बॉन्डिंग की जानकारी दे देती है फॉर द सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये सभी कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ आप लोगों को शेयर करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो भी, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है तो भी आपको नीचे बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।